जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग रायमन इंटीग्रल को आगे बढ़ाते हुए सेकंड वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज के सेकंड लेक्चर में हम लोग डिफाइनाइट इंटीग्रल और लिमिट ऑफ सम के बारे में समझेंगे। डिफाइनाइट इंटीग्रल क्यों ज़रूरी है? देखो, रायमन इंटीग्रल जो है बच्चों, वो डिफाइनाइट इंटीग्रल का ही एडवांस रूप है, जिसमें डिफाइनाइट इंटीग्रल का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर लिमिट पे, दी गई हुई लिमिट पे हम लोग जब इंटीग्रेशन निकालते हैं, साधारण जो आपने इंटीग्रेशन देखा है, हम लोग डेरिवेटिव को इंटीग्रेट, हम लोग कोई फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है उसका वापस डेरिवेटिव लेने पे हमें इंटीग्रेशन मिलता है। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोज जैसे होते हैं, जैसा हम लोगों ने देखा है। तो एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन होता है, और इंटीग्रेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें साधारण इंटीग्रेशन को, तो हमें जनरली फंक्शन का समेशन रूप में दिखाई देता है। परंतु यदि हम डिफाइनाइट इंटीग्रल के माध्यम से हम एरिया निकालते हैं, एरिया रिप्रेजेंट करता है किसी पर्टिकुलर लिमिट पे। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशन देखी थी, जिसमें हम लोगों ने बाउंडेड क्या होता है, अनबाउंडेड क्या होता है, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो क्या होता है सेट का। उसके बाद कई सारे इंटरवल्स मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाया है। बहुत डिटेल में हमारी प्लेलिस्ट चल रही है। पहला वीडियो आप लोग जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या तो आपको प्लेलिस्ट पे आपको पहला वीडियो दिखाई देगा, वीडियो नंबर 2, जो कि आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्द उपलब्ध होगा। चलिए शुरू करते हैं। डिफाइनाइट इंटीग्रल, देखो डिफाइनाइट इंटीग्रल जो है, मैंने आपको अभी बताया, जो कि आधार है आप लोगों के लिए रायमन इंटीग्रल। रायमन इंटीग्रल जो कि जर्मन मैथमेटिशियन थे, बर्नार्ड रायमन उनका नाम था, उनके द्वारा एरिया को निकालने का एक अप्रोक्सीमेशन, बहुत ज़बरदस्त इंटीग्रल का रूपांतर दिया गया, और इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग रायमन इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं। तो देखिए डिफाइनाइट इंटीग्रल, और इसे हम लोग लिमिट ऑफ सम भी कहते हैं। होता क्या है, किसी आप पार्टिकुलर इंटरवल पे किसी एक रियल वैल्यूड फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलेंगे किसी एक आई नाम का ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल पे आप किसी एफ नाम के फंक्शन को लेट, कोई एक फंक्शन है जो कि बाउंडेड और कंटिन्यूस है। देखिए यहाँ पे ये एक फंक्शन की आप लोगों को ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये कंटिन्यूस होता है। अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो फिर हम लोग रायमन इंटीग्रल में किसी फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो फंक्शन जरूरी से क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, तब ही हम उस फंक्शन को रायमन इंटीग्रल के अंतर्गत पढ़ पाते हैं। तो पहली चीज़, फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस, और तो बाउंडेड रहेगा ही। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है बाउंडेड क्या होता है। फंक्शन ए और बी के अंदर ही डिफाइंड है, और इतने ही भाग पे हम लोग उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल किसी एक इंटरवल पे हमारे पास फंक्शन है जो कि बाउंडेड और कंटिन्यूस है। डिवाइड द इंटरवल इनटू सब इंटरवल्स। हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इंटरवल है, जैसे ए से बी, ये एक वैल्यू है ए और ये एक वैल्यू है बी। इस ए से बी के बीच में मैंने कई सारे इंटरवल्स ले लिए, जिसे हम लोग सब इंटरवल्स कहेंगे। ए से बी को कई करोड़ों सब इंटरवल्स में भाग दिया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। तो हम लोग मान के चलेंगे ए और बी को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से बच्चों अपन ने उसको डिवाइड कर दिया है। जैसे पहला पॉइंट हो गया आपका ए, यानी इसे हम लोग एक्स नॉट कहते हैं, और ये जो बी होता है ये हमारा एक्स एन होता है। तो इसे हम लोग कई सारी एक्स की वैल्यूज़, क्योंकि हम रियल नंबर सिस्टम में रियल नंबर लाइन को ही पढ़ेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस यानी फंक्शन होता है। हम लोग क्या करेंगे कि इस ए और बी के बीच के कई सारे पार्टीशन करेंगे, इंटरवल लेंगे, जैसे एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, एक्स वन आएगा, फिर एक्स टू आएगा, एक्स थ्री आएगा, डॉट 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 आगे चलते जाएंगे। कोई तो भी आर माइनस वन यानी आर्थ पॉइंट आएगा। ये फॉर एग्जांपल ये आपका एक्स आर पॉइंट है, इसके आगे एक्स आर माइनस वन है, इसके आगे एक्स आर प्लस वन पॉइंट है, ये आपका एक्स एन पॉइंट है, एक्स एन के पहले ये आपका एक्स एन माइनस वन पॉइंट है, बराबर। तो इस तरीके से हम लोगों ने पॉइंट्स ले लिए, इसको सब इंटरवल में बदल दिया है। तो अप टू एक्स एन जो कि आपका बी है, सच दैट ए यानी एक्स नॉट, और एक्स नॉट जो होगा कभी भी याद रखेंगे एक्स वन से लेस देन होगा, एक्स वन लेस देन होगा एक्स टू से। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अगर ए के जगह वन रखते हो, टू रखते तो वन के आगे जो 1.1 आता इंटरवल जो आता, तो 1.1 से छोटा है 1.1, 1.2 से छोटा है 1.2, 1.5 से छोटा है 1.5,
2 से छोटा यानी b से छोटा। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे बच्चों, हर एक वैल्यू x0 इज लेस देन x1 लेस देन x2 अप टू लेस देन xn इक्वल्स टू b। तो इसकी हम लेंथ कैसे निकालते हैं, तो आपने हर एक इंटरवल को तो भाग कर दिया, हर एक इंटरवल को तोड़ तो दिया है, अब हम इसकी लेंथ निकालेंगे। लेंथ कैसे निकालेंगे, x0 और ये आपका पॉइंट है, आपका x1 पॉइंट है, तो x1 माइनस x0 फिर x2 माइनस x1, क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, यहाँ पे बोला जा रहा है x2 बड़ा है x1 से, तो x2 माइनस x1, x3 माइनस x2। तो इस तरीके से हमें जब हम देखेंगे तो इन पॉइंट्स के बीच की हम लोगों को क्या मालूम होते चले जाएगा, हमको लेंथ पता होते चली जाएगी। ये जो विड्थ है ये हमको निकल जाएगी हमारे लिए, ये हमको पता होता चला जाएगा विड्थ क्या है, लेंथ क्या है। तो लेंथ ऑफ दिस सब इंटरवल आर एक्स, पहला x0 से x1 के बीच का, यानी हम लोग मान के चलेंगे उसे डेल्टा 1, डेल्टा से कहीं ना कहीं उसे डेल से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम एडवांस तरीके से देखेंगे रियल एनालिसिस में, फिर से ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिसमें डेल और डेल्टा बस इतना फर्क होता है। रामन इंटीग्रल में इसे डेल x1 से डिनोट किया जाता है। नाउ ये आपका डेल 2, x2 पॉइंट में से x1 को माइनस करेंगे, xr बड़े में से xr माइनस 1 पॉइंट, xn में से बड़े में से xn माइनस 1 पॉइंट, तो xn माइनस 1 पॉइंट, तो ये आपका डेल एन हो जाएगा। तो डेल 1 डेल 2 अप टू डेल एन, ये सारी क्या हो गई बेटा, आपकी इंटरवल्स की लेंथ हो गई, सब इंटरवल्स की लेंथ हो गई। अब मान के चलिए इन छोटे छोटे सब इंटरवल्स के बीच में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि x0 अगर हमने देखा है, यहाँ ये आपका x0 है और ये आपका x1 के बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा t1 ले लेंगे, x0 से x1 के बीच में t1, x1 से x2 के बीच में t2 ले लेंगे, t3 ले लेंगे। तो बस हम लोग यहाँ पे यही कर रहे हैं, t1 t2 अप टू tn इन ईच चूज करेंगे इन पॉइंट्स को, क्योंकि हर x0 और x1 के बीच में भी तो कोई ना कोई पॉइंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, समझो इसको मैं किसी ना किसी उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ, आपका 1 है, आपका 2 है, 1 और इसके मान के चलिए 1.1 है, तो 1 और 1.1 के बीच में कोई तो भी और भी तो पॉइंट्स होंगे जिसे हम लोग t1 से डिनोट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से मैंने आपको समझाया है, थोड़ा सा समझेंगे इसको। नाउ अगर अपन आगे बढ़े तो t1 t2 अप टू tn इन ईच ऑफ सब इंटरवल्स, तो ये जो हो जाएगा t1 किसका है, t1 x0 और x1 के लिए है, t2 बिलोंग करेगा x1 से x2 के बीच में, और x2 से x3 के बीच में t3 आएगा, ऐसे एंड सो ऑन। nth वाला जो आएगा पॉइंट बच्चों वो xn माइनस 1 और xn के बीच में आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दिस पॉइंट्स आर f ऑफ t1। तो इस t1 के लिए, तो अगर आप देखें इस t1 पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, f ऑफ t1, और इस t2 पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू रहेगी आपकी f ऑफ t2, एंड सो ऑन, आपको पूरी वैल्यूज मिलते चली जाएगी। तो f ऑफ t1, f ऑफ t2 अप टू f ऑफ tn तक आपको वैल्यू मिलेगी। इसे मैं मिटाने के बाद फिर से आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पे इसलिए लिख रखा है ताकि आप लिख पाए, इसका स्क्रीनशॉट ले पाए, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। कंसिडर द सम, अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पे सारे ये जो बन गए हैं ये x0 से x1 के बीच में, ये तो आपका रेक्टेंगल प्रतीत हो रहा है, ये अपना रेक्टेंगल है भाई, है ना, तो ये अपना रेक्टेंगल है, ये वाला पहला एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ऐसे एंड सो ऑन, ये सारे ही तो रेक्टेंगल्स हैं। तो ये सारे रेक्टेंगल्स है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग t1 यानी कि ये t1, ये जो x0 और x1 के बीच में है, ठीक है, x0 और x1 के बीच में t1 है, इस पे जो फंक्शन की वैल्यू आई थी f ऑफ t1, तो ये f ऑफ t1 क्या हो गई बेटा, इसकी ये हो गई आपकी लंबाई। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, लंबाई गुणिला, लंबाई को हम गुणाकार कर देते हैं किसके साथ, विड्थ के साथ, चौड़ाई के साथ, चौड़ाई इंटू लंबाई। तो ये जो इतनी जो चौड़ाई है, इतना जो मान के चले आप लेंथ है, उसकी लेंथ क्या निकाली थी आपने, फर्स्ट लेंथ आपने निकाली थी डेल 1, ठीक है, डेल्टा 1 अपन ने निकाला था, डेल्टा 1। तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई डेल्टा 1 और लंबाई f ऑफ t1, चौड़ाई इंटू लंबाई,
यहाँ इसलिए यहाँ पे कहा गया है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज रेक्टेंगल्स इज, तो हर एक रेक्टेंगल्स है यहाँ पे nth रेक्टेंगल्स है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इन nth रेक्टेंगल्स के सारे एरिया को ही सम कर देते हैं और वही अल्टीमेटली अपना डिफाइनाइट इंटीग्रल है। और डिफाइनाइट इंटीग्रल आपको एरिया ही प्रदान करता है। दो इंटरवल के बीच में बनने वाले फंक्शन, दो इंटरवल के बीच में जो भी फंक्शन का ग्राफ बनता है उसके जो एरिया जो होता है, जो बाउंडेड एरिया होता है, वही आपका एरिया देता है। डिफाइनाइट इंटीग्रल का मतलब होता है आप एरिया निकाल पाते हैं बच्चों। तो यहाँ पे वैसे ही x1 और x2 के लिए, तो यहाँ पे t2 है, t2 का फंक्शन है एफ ऑफ टी, यानी एफ ऑफ t2 ये लंबाई हो गई और इसकी जो चौड़ाई है ये del2 है, लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस ऐसे डॉट 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 nth टर्म तक जाएंगे हम लोग। तो हम लोग इसको समेशन r इक्वल टू 1 टू अप टू n एफ ऑफ टी आर डेल्टा r इस तरीके से लिखेंगे यार। r की वैल्यू आप 1 टू अप टू n डालेंगे तो भी आपको आंसर मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं इस चीज़ के लिए, तो ये आपको ग्राफ थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फॉर चॉइस ऑफ जो भी हम लोगों ने पॉइंट्स लिए थे, हम लोग लिमिट्स जैसे जैसे हम लोग पार्टीशन लेते चले जा रहे हैं पार्टीशन, तो हम लोगों ने nth सब इंटरवल ले लिए, nth पार्टीशन ले लिया। हम लोग क्या करेंगे ये रेक्टेंगल, अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए गैप है, हम इस रेक्टेंगल का तो एरिया निकाल पाएंगे परंतु हम इस रीजन का एरिया नहीं निकाल पाएंगे जो कि यहाँ पे बन रहा है। ये वाला जो रीजन है जो एक्स्ट्रा छूट गया है, इसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे, 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 ठीक है। और फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे बन गया इस तरीके से यहाँ पे बन गया, तो हम इसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे वगैरह। अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक लेते हैं तो एक कहीं ना कहीं आप देखिए इतना भाग ऊपर का फिर से छूट जाएगा, और अगर आप यहाँ से देखते हैं तो फिर ये भाग छूट जाएगा। तो इनके हम एरियाज नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका एरिया निकालने के लिए ये जो हम लोगों ने इंटरवल लिया है ना, बहुत nth इंटरवल यानी बहुत बारीक हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो हम इसको इस तरीके से अगर हम देखें, ये जो हम लोगों ने इंटरवल्स लिए तो कुछ इस तरीके से इंटरवल्स ले ले, अगर हम एकदम पास पास में इस कर्व के इतने पास में करोड़ों इंटरवल्स ले ले, इसलिए हम लोग n टुवार्ड्स इन्फिनिटी जा रहे हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ जब आप इंटरवल्स लेंगे तो ये जो गैप है ना बच्चों, आपकी गैप फुल होते चले जाएगी। जैसे ये जो गैप है ये गैप फुल हो जाएगी, ये गैप कहीं ना कहीं फुल होते चली जाएगी जब आप जितने ज़्यादा इंटरवल्स बढ़ाएंगे। रेक्टेंगल्स की जो विड्थ है वो कम होती जाएगी, क्योंकि आपने एक रेक्टेंगल में और 1000 रेक्टेंगल्स पैदा कर दी, तो 1000 रेक्टेंगल्स पैदा कर दिए तो छोटी छोटी लंबाई, उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई जो है वो कम होती चली जाएगी। और जब चौड़ाई कम होगी तो हम लोग दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम किसी ए और बी किसी इंटरवल का अगर हम लेंथ निकालें तो वो जनरली b माइनस ए होती है, और अगर हम सब इंटरवल के लिए बात करें तो h फार्मूला होता है b माइनस ए बाय एन। तो जैसे ही हम n के जगह इन्फिनिटी रखेंगे h जो है वो 0 हो जाएगा। h मतलब चौड़ाई, ये जो है आपका h है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ h। इसको हम लोग आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे, यहाँ पे मैं समझाऊंगा कि इसको h कैसे ले लिया। जैसे यहाँ पे अपन ने डेल r, ये जो आपके पास डेल आया था, जो लंबाई आई थी, चौड़ाई आई थी आपकी, ठीक है, जैसे डेल्टा 1, ये जो लेंथ आई थी आपकी लेंथ डेल्टा 1, इसको मैंने h माना, ये भी h है, ये भी h है, ये भी h है, सारे h है, इसको मैंने h माना। तो जैसे जैसे हम लोग इंटरवल्स बढ़ाएंगे n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, h जो इसकी जो चौड़ाई है वो कम होते होते 0 हो जाएगी, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे और करोड़ों अपन इंटरवल्स डाल देंगे बीच में, तो हर एक रेक्टेंगल के बीच की जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी, यानी कि वो h टुवर्ड्स 0, यानी कि चौड़ाई कम हो रही है। चौड़ाई यानी करोड़ों पार्टीशन आपने डाल दिए, करोड़ों पार्टीशन के करोड़ों रेक्टेंगल्स बन गए हैं, एंड यानी टुवर्ड्स इन्फिनिटी है, यानी कि यहाँ पे तो लेंथ बची ही नहीं, तो लेंथ हो गया डेल आर टेंस टू 0। तो जब ये आपका Sn, तो ये जो आपने Sn निकाला है, Sn पे जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, उसे ही हम लोग डिफाइनाइट इंटीग्रल कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, डिफाइनाइट इंटीग्रल, और उसे हम नोट करते हैं इंटीग्रेशन a to b f of x dx। तो इंटीग्रेशन
ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट एरिया, वेयर जब हम लोग इस इनफाइनाइट सम की जब हम लिमिट लेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन, यानी सेम एज इट इज या डेल आर टेंस टू जीरो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे डेल आर होगा, इट इज डेल आर आर इक्वल टू 1 टू अप टू n एफ ऑफ टी आर डेल्टा आर. नाउ एरिया इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी डेल्टा एन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी डेल्टा आर इक्वल टू जीरो समीशन आई इक्वल टू 1 टू अप टू n एफ ऑफ टी आर डेल्टा आर. ये जो समीशन था इस पे जब हम ये लिमिट लगाएंगे, जिसे हमने एस एन कहा था, इस समीशन को हम लोगों ने एस एन कहा था, इस पे जब हम ये लिमिट अप्लाई करेंगे, मतलब इस समीशन पे लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये हमको क्या देगा, एरिया देगा. और वो एरिया यानी कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा. ये हमारे डिफाइनाइट इंटीग्रल की डेफिनेशन यहाँ पे होती है. अब मान के चलिए, अब मैं इसे थोड़ा सा मिटाता हूँ और इसे बहुत आसान भाषा में एक बार और समझेंगे हम लोग, ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए. बच्चों देखो, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, परंतु आपके नॉलेज के लिए, आगे रायमन इंटीग्रल को पढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बेसिक सारे पता हो कि रायमन इंटीग्रल ये जो तूफ़ानी चीज़ है, और एक्चुअली मैं कहूँगा तो तूफ़ानी नहीं, परंतु कंसेप्ट पे बिल्ड है सारा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पूरा मैथमेटिक्स ही कंसेप्चुअल होता है. ठीक है, फिलहाल ये मैं रहने देता हूँ. अब इसको और हम लोग देखें कि कोई एक फंक्शन है बच्चों, कोई एक फंक्शन है, यहाँ पे देखेंगे इस फंक्शन को, इसी ग्राफ को मैं थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे बताऊँगा कि फॉर एग्जांपल इस तरीके से हमने एक फंक्शन का एक ग्राफ ले लिया है. ये हमारा फंक्शन है y इक्वल एफ ऑफ एक्स, ये आपका a पॉइंट यानी कि x नॉट पॉइंट है, ये आपका b एक्स एन यानी कि b पॉइंट है, ये आपका x है, y यानी कि आपका फंक्शन है. अब इस a पे अगर हम देखें, इस a से हमने क्या किए, a से b के हमने इंटरवल्स कर दिए. तो a से b के बीच में हमने x नॉट, x1, x2 अप टू एक्स आर माइनस वन अप टू ये xn माइनस वन, और ये आपका xn यानी कि b ला दिया. ये हमने करोड़ों यहाँ पे पार्टीशंस कर दिए, और यहाँ पे आ गया एक्स आर माइनस वन, ये आ गया आपका x1, ये बच्चों आ गया आपका x2 अप टू ये आ गया xn माइनस वन, और ये xn. जब आप इसको पार्टीशन करेंगे तो देखो यहाँ पे ये x इक्वल टू ए वाली लाइन है, और ये x इक्वल टू बी वाली लाइन है, ये आपकी x इक्वल टू बी वाली लाइन है. अब यहाँ पे x1 पे देखिए, अगर हम x1 पे यहाँ पे बनाए तो बच्चों ये x1 पे कुछ इस तरीके से बनेगा, x2 थोड़ा सा मैं यहाँ पे पास में लेता हूँ, x2 कुछ इस तरीके से बनेगा, x3 की लाइन यहाँ पे आ जाएगी, x4 की लाइन आ जाएगी, और लाइंस चलती जाएगी, बनते ही जाएगी. ठीक है, और यहाँ पे ये आपकी xn की लाइन बनी. अब बच्चों देखो, a और b के बीच का ये जो फंक्शन है, फंक्शन बाउंडेड है. यहाँ पे इस रीजन में जो फंक्शन है वो बाउंडेड है. बाउंडेड यानी कैसा है, वो बंधा हुआ है. कहाँ से बंधा हुआ है, पहली चीज़ तो फंक्शन जो है वो इस x एक्सिस से, ये वाली लाइन से, x इक्वल टू बी ये वाली लाइन से, x इक्वल टू ए ये वाली लाइन से, और फंक्शन के इस ग्राफ के हिस्से से, यानी इतना जो पोर्शन बच्चों आपको दिख रहा है, ये जो शेडेड रीजन है, बाउंडेड रीजन है, इसी को जब हम एरिया निकालते हैं तो ये a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है. तो इसे हम कैसे करेंगे, जैसे मान के चलो यहाँ से इतनी जो इसकी जो लेंथ है इतनी है h, हर एक की h लेंथ है, और मैं अब इसको नाम थोड़े से चेंज कर देता हूँ. ये आपका a हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका a प्लस एच, ये हो गया a प्लस टू एच अप टू डॉट 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 डॉट, ये हो गया a प्लस एन एच. हमने इनके हर एक विड्थ को, इनके हर एक की चौड़ाई को, इंटरवल को हमने h माना. a का जो बच्चों फंक्शन का जो आप देखेंगे कि बनेगा एफ ऑफ ए, ग्राफ y एक्सिस में कुछ इस तरीके से बनेगा. a प्लस एच के लिए ये पॉइंट यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच होगा, और उसी तरीके से यहाँ पे सारा मिलता चले जाएगा. अब आप देखेंगे कि आपने क्या किया, यहाँ पे h इंटू एफ ऑफ ए,
फंक्शन एफ ऑफ ए पॉइंट पे, यानी कि ये जो लंबाई गुनीला चौड़ाई, लंबाई गुनीला चौड़ाई, यानी फर्स्ट रेक्टेंगल का आपने एरिया ले लिया। अब आप देखो यहाँ पे, अगर आप इसको सच में इसको हम रेक्टेंगल बनाते तो कहीं ना कहीं यहाँ से इतना डिस्टेंस रह जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इसको बनाता तो फिर यहाँ से एक एरिया रह जाता, फिर इसको मैं बनाता यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप इसको देखते हैं यहाँ से तो फिर ये कहीं ना कहीं एरिया रह जाता। तो जो ये बचे हुए जो पार्ट है, जो बचा हुआ एरिया है, ठीक है, इसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे अनलिमिटेड पार्टीशन ले लेंगे, यानी nth पार्टीशन ले लेंगे, इनफाइनाइट की ओर चले जाएंगे। तो इसको हम लोग कम करते करते चले जाए, कम कर दे, ये जो h है कम कर दे, तो h कम हो रहा है, ये जो विड्थ है h, हर एक की h थी वो कम हो रही है, यानी लिमिट ये जा रही है बच्चों h टेंस टू 0 की और तरफ। तो h एफ ऑफ ए प्लस सेकंड रेक्टेंगल का एरिया h एफ ऑफ ए प्लस h, तीसरे का h एफ ऑफ ए प्लस 2h डॉट 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 h डॉट एफ ऑफ ए प्लस एन एच। तो यह जो लिमिट है यही आपको एरिया देगी, यानी कि इसे ही हम लोग ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कहते हैं। और यही तो यहाँ पे भी इस पॉइंट में लिखा गया है कि जो हमारे पास समेशन आया था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये जो हमारा एरिया आया था लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, का मतलब है जब हम ये पार्टीशन सब इंटरवल, जो nth सब इंटरवल अपन ने लिए थे, ये अगर हम इनफाइनाइट इंटरवल सब इंटरवल्स लेंगे, तो जब हम इनफाइनाइट इंटरवल्स लेंगे तो जो h है वो 0 हो जाएगा, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है उतनी वो कम कम होते हुए वो 0 हो जाएगी, यानी कि जो लेंथ था वो डेल आर वो 0 हो जाएगा। डेल आर की जगह हम इसको जनरली h ले तो h हो जाएगा 0 एफ ऑफ ए प्लस आर एच डॉट एच। तो हम लोग इसको जनरल में कह सकते हैं कि लिमिट इट इज़ h टेंस टू 0। इस सारों को हम लोग कुछ इस तरीके से समेशन में लिख दे कि r इक्वल टू 1 टू अप टू n एफ ऑफ ए प्लस आर एच डॉट एच। तो ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। तो यहाँ तक हमारा लिमिट h टेंस टू 0 r इक्वल टू 1 टू अप टू n एफ ऑफ ए प्लस आर एच डॉट एच, ये हमारा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, ये डिफाइनाइट इंटीग्रल है और यही हमारा एरिया है। तो आशा करता हूँ आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने डिफाइनाइट इंटीग्रल का ये जो बेसिक लिया है, ताकि रायमन इंटीग्रल को पढ़ने में हमें मदद मिले। देखो बच्चों, मैंने ये इसलिए पढ़ाया है, एक्चुअली एक क्लास 12th का टॉपिक है जो कि आप लोगों ने देखा, इसे हम लोगों ने आज इसलिए डिस्कस किया ताकि आपको रायमन इंटीग्रल को पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना जाए, डिफाइनाइट इंटीग्रल आपको पता रहे और इस आधार पे आप रायमन इंटीग्रल को बहुत आसानी से डील कर पाए। इसलिए ये सारा बेसिक नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगले लेक्चर में हम लोग एक्चुअल रायमन इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग डेफिनेशंस और उसका चैप्टर को पूरा स्टार्ट कर देंगे। यदि आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।